Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about active transport. और कल के लेक्चर में हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा था। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट किस टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होता था, जिसमें किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा था, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। और जब किसी भी चीज़ की मूवमेंट उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है, मतलब क्रॉस ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस में होता है, तो उस टाइम में हमें एनर्जी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं करते थे। और इसका भी दो टाइप्स हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट क्या देखा था, डिफ्यूज़न, और सेकेंड क्या देखा था, ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न में हम लोगों ने क्या देखा था, मोस्टली कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है सेल्स के अंदर या सेल्स के बाहर, वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अक्रॉस मूव कर रहे थे बिना एनर्जी यूज़ किए। फिर हम लोगों ने ऑस्मोसिस देखा था। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, तो उसमें सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही थी, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। और इसका एग्जांपल हमारे सेल्स के अंदर क्या था, तो वाटर की मूवमेंट। गॉट इट। फिर हम लोगों ने उसमें भी देखा था कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, कि जब आरबीसी को डालेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, हाइपोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा, आइसोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा। तो आइसोटोनिक में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किस टाइप का था, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट इक्वल था। लेकिन हाइपोटोनिक मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉलिड की अमाउंट ज़्यादा और सॉल्वेंट की कम। तो जब सेल्स को हम डालते थे तो सेल्स के अंदर का पानी हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आ रहा था, क्योंकि हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट की अमाउंट कम है। तो उस टाइम में हमारा सेल्स क्या हो रहा था, तो श्रिंक हो जा रहा था और सेल्स के अंदर से पानी बाहर आ रहा था। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल दिए, एक्सोऑस्मोसिस, बिकॉज पानी एग्जिट कर रहा है सेल के अंदर से। गॉट इट। फिर जब हम लोग हाइपोटोनिक में डालेंगे तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो जब उसमें सेल्स को डालेंगे तो जो पानी होगा वो तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा, और हाइपोटोनिक में ऑलरेडी हमारा ज़्यादा पानी है, तो फिर वो ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, मतलब हाइपोटोनिक से हमारा सेल्स के तरफ जाएगा। और हमारा सेल में जब पानी भरेगा तो कैसा होगा, सेल पूरा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस, बिकॉज सेल्स के अंदर पानी हमारा एंटर कर रहा है। ये सब हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। और आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हमें पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो रही थी, एनर्जी का यूज़ हो रहा था। लेकिन हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये चीज़ें नहीं होती है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होती है, और वहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा एटीपी यूज़ होगा। वहाँ पे कोई कैरियर प्रोटीन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कैरियर प्रोटीन के हेल्प से चीज़ों की मूवमेंट होगी, ठीक है। तो अब यही हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। Active transport, it is a rapid transport. This requires use of energy in the form of ATP. और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था, बिना एनर्जी का, बिना पैसा लगाए, बिना एनर्जी लगाए कोई भी काम बहुत धीरे धीरे होता है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा स्लो था, लेकिन हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, और पैसा लगा के जब भी हम कोई काम करते हैं बहुत फास्ट होता है। तो ये हमारा कैसा होता है, तो बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट है। समझ आया ना। जैसे कि सेल्स के अंदर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पैसिव ट्रांसपोर्ट के क्रॉस ये मूव करता है तो इसको यहाँ से निकलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहीं पे जो हमारा सोडियम है, पोटाशियम अंदर रहता है, सोडियम बाहर। तो जो मान लो कि पोटाशियम को इस सेल से बाहर जाना है, तो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, एनर्जी को यूज़ करेगा, तो ये बहुत फास्ट होगा क्योंकि इसने पैसा लगाया। समझ आया। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि ये रैपिड है। रैपिड का मतलब बहुत फास्ट है।
और ये एनर्जी भी यूज़ करता है। एनर्जी किसके फॉर्म में हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसे ट्राइफॉस्फेट मतलब यहाँ पे कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। और जब एक बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी मिलता है, एक बॉन्ड टूटेगा एनर्जी मिलेगा, ऐसे हमारा एनर्जी मिलता है। एनर्जी कब मिलता है? बॉन्ड की ब्रेक होने की वजह से ही एनर्जी मिलता है। गॉट इट? It usually across the concentration gradient. Example, it usually across the lower concentration to higher concentration. इसकी मूवमेंट कहाँ से होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की? तो लोअर से हायर की तरफ, पैसिव में हायर से लोअर की तरफ, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या दिया है? तो यहाँ पे सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट। और मैंने क्या बोला कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें पंप की ज़रूरत होती है, कैरियर्स प्रोटीन की ज़रूरत होती है चीज़ों की मूवमेंट के लिए। तो सोडियम और पोटाशियम हमारा कैसा मूवमेंट शो करता है? ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है। तो यहाँ पे भी पंप चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए इसकी मूवमेंट के लिए। तो इस वजह से ये यहाँ पे क्या है? सोडियम पोटाशियम पंप। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही ना हमें चीज़ों की मूवमेंट करवानी है, ठीक है। अब देखो, एक एटीपी यूज करेगा तो 3 सोडियम को बाहर करेगा सेल से, और 3 सोडियम को बाहर करेगा और 2 पोटाशियम को सेल्स के अंदर करेगा। समझ रहे हो? 3 सोडियम आउट करेगा और 2 पोटाशियम इन करेगा। जैसे मैंने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो भाई यहाँ पे कोई पंप और कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए, ठीक है। और चीज़ें की यहाँ पे मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होगा, लोअर से हायर होगा और एटीपी की यूज़ होगा। तो जो सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट है सेल्स के अक्रॉस, तो वो भी हमारा कैसा मूवमेंट शो करता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए कौन सा पंप अवेलेबल है? तो सोडियम पोटाशियम पंप अवेलेबल है। ये पंप को अगर एक एटीपी तुम दोगे, एक एटीपी सप्लाई करोगे, तो उसको यूज़ करके ये 3 सोडियम को हमारे सेल्स के बाहर करेगा और 2 पोटाशियम को सेल्स के अंदर करेगा। बस यही था इसका कॉन्सेप्ट। समझ आया? तो हम लोगों ने क्या देखा कि CO2 O2 की मूवमेंट हो रही थी, तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहा था सेल्स के क्रॉस, और वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा था, और सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के क्रॉस हो रहा है। गॉट इट? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न? पैसिव में और एक्टिव में आगे बढ़ सकते हैं? ओके। फिर हमारा तीसरा टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होती है? देखो इसको दूसरे कलर से, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that is known as a macromolecules, lipid droplets and food particles across the plasma membrane by utilizing energy। अभी तक हम लोगों ने देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉलर आयंस का देखा, यहाँ तक आयंस का ही देखा, लेकिन हमें ये भी तो पता है ना कि सेल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमारा फूड्स पार्टिकल का, लिपिड का, एमाइनो एसिड का भी तो ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो फिर वो किसके हेल्प से होता है? वो कौन से ट्रांसपोर्ट के हेल्प से होता है? तो वो हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट के हेल्प से होता है। तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो ये इस टाइप का ट्रांसपोर्ट है जिसमें लार्ज अमाउंट में माइक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब क्या? बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स का, अभी तक छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स का बात हो रहा था, अब बात हो रहा है बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स कैसे सेल्स के अक्रॉस मतलब क्रॉस करेंगे, तो वो हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। और बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड ड्रॉपलेट्स, फूड पार्टिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्रॉस करेंगे। समझ आया बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? और इसमें भी ये बल्क ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एनर्जी यूज़ करते हैं। और ये जनरली 2 टाइप्स का होता है। एंडोसाइटोसिस, अंदर जाने वाले को क्या बोलते हैं? जब बड़ा बड़ा फूड मॉलिक्यूल सब अंदर जाएगा, जैसे ग्लूकोज हमारा ब्लड में मिक्स है तो ग्लूकोज अंदर जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो इसे एंडोसाइटोसिस। और कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल जब सेल से बाहर आएगा तो उसे क्या बोल देंगे? एक्सोसाइटोसिस। यही था हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट।
तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों का क्या कंप्लीट हो गया, हम लोगों का कंप्लीट हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीज़ों की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। 3 मेथड था, एक पैसिव था, एक एक्टिव। पैसिव में 2 आ गया, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। एक्टिव था जिसमें मेनली सोडियम और पोटाशियम का होता है। फिर हमारे ये लास्ट क्या था, बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसमें बड़ा बड़ा फूड मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब की ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना। जैसे सबको पता है कि सेल्स मेम्ब्रेन के जस्ट बाद एक और इन्वॉल्व होता है प्लांट के केस में, बैक्टीरिया के केस में, फंगी के केस में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। जैसे कि अगर प्लांट सेल देखेंगे तो ये मान लो कि मेरा सेल मेम्ब्रेन है, तो जस्ट इसके बाद एक और कवरिंग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्लांट सेल वाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा सेल वाल है। लेकिन सेल वाल सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलते हैं, वो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, तो बैक्टीरिया में मिलता है, फंगी में मिलता है और प्लांट सेल्स में मिलता है। ठीक है, और जो हमारा सेल वाल होता है वो लिविंग नहीं होता, वो हमारा डेड होता है। और डेड चीज़ हमें हमेशा क्या देता है, सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, किसी भी मैकेनिकल इंजरी से हमें बचाता है, रैप्चर करने से बचाता है। तो सेल वाल का भी यही सब काम होगा। ये क्या करेगा, सेल वाल मोस्टली हमारा क्या करता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है उसके आउटर इन्वायरमेंट से। तो सेल वाल कैसा होता है, नॉन लिविंग इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, ये लिविंग नहीं होता है। फ्रीली प्रीमिएबल, हमारा जो ये सेल मेम्ब्रेन था वो कैसा था, सेलेक्टिव प्रीमिएबल, कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अक्रॉस वो क्रॉस करने दे रहा था। लेकिन हमारा सेल वाल कैसा होता है, फ्रीली प्रीमिएबल, किसी को कोई भी अलाउ है, कोई भी उसके अंदर आ सकता है, कोई भी उसके अंदर से बाहर जा सकता है, कोई वहाँ पे मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ रहे हो ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में क्या था, रिस्ट्रिक्शन थे, कुछ सेलेक्टेड लोग ही अंदर आ सकते थे और बाहर जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी आ जा रहा है और कोई भी चला भी जा रहा है, कोई यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, तो सेलुलस से। तो हम लोगों ने क्लास 7-8 में भी सेलुलस फाइबर टू फाइब्रिक चैप्टर में ये देखा है कि सेलुलस कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से मिलता है ना, वुड पल्प से सेलुलस मिलता है। सेलुलस क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है और ये ग्रासेस में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से हम लोग रूमिनेंट्स वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। तो सेलुलस जो हमारा है वो प्लांट्स में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तो जो सेल वाल होता है वो हमारा सेलुलस से बना हुआ होता है। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे कि सेल वाल का फंक्शन क्या होता है। तो पहले ही मैंने बोला कि ये नॉन लिविंग होता है और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे बॉडी में क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो, कोई भी रैप्चर होने के चांसेस हो तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो सेल वाल का मेन काम क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करना। कोई बाहरी कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाए या फिर अंदर कुछ हो रहा है जिसकी वजह से सेल हमारा रैप्चर करना स्टार्ट कर दे, तो ये सारी चीज़ों से प्रिवेंट करता है सेल वाल। यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। एक तो ये क्या करता है, शेप को मेंटेन करता है। सेल का जैसे शेप है, ठीक है, सेल वाला है, ये नॉन लिविंग है, रिजिड होता है, तो ये इसके शेप को मेंटेन करके रखता है। समझ आया। और दूसरा क्या करता है, प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। कोई भी मैकेनिकल इंजरी से इसे बचाता है। अगर कहीं से भी बाहर से चोट लग रहा है तो कहाँ पे लगेगा, सेल वाल पे। और सेल वाल कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, नॉन लिविंग होता है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन हमारा थीन होता है, डेलिकेटेड होता है, लिविंग होता है। अगर इस पर चोट लगता है तो इफेक्ट पड़ता ना, तो ये क्या कर रहा है, सेल को मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट कर रहा है ना। तो सेकेंड इसका मेन फंक्शन क्या है सेल वाल का, तो इट प्रिवेंट्स द सेल्स फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजरी। गॉट इट। फिर हमारा ये फ्रीली प्रीमिएबल होता है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। यहाँ पे प्लांट सेल है, देखो यहाँ पे सेल वाला है, लेकिन एनिमल सेल में देखो कोई सेल वाला है नहीं है ना। तो हमें सिर्फ प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में और फंगल सेल में ही क्या देखने को मिलता है, तो सेल वाल देखने को मिलता है। गॉट इट। फिर हमारा नेक्स्ट हमारे सेल्स के अंदर क्या आता है, मान लो ये सेल है,
ये न्यूक्लियस है, ये मान लो प्लांट सेल है। तो सेल वॉल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया ना। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब क्या बचा है? अब बचा है साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया है, इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म हमारा कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस को, इसी को ना हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके वाले स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके बीच के स्पेस को साइटोप्लाज्म। तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म हमारा न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है? सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड मतलब पता है ना, जैसे पूरा लिक्विड भी नहीं और पूरा सॉलिड भी नहीं, सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है प्रेजेंट बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हो गया, ठीक है। इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग साइटोसोल्स बोलते हैं। तो ये साइटोसोल्स क्या होता है? साइटोप्लाज्म का दो कंपोनेंट्स है। फर्स्ट हमारा क्या है? साइटोसोल्स है। तो साइटोसोल्स क्या होता है? तो इट इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म नियरली ट्रांसपेरेंट, इट आल्सो कॉल्ड अ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये जो फ्लूइड दिख रहा है, फ्लूइड टाइप्स का दिख रहा है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, सेमी फ्लूइड है तो इसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा ना। तो फ्लूइड जो कि ट्रांसपेरेंट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग साइटोसोल्स बोलते हैं। और दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े सेल ऑर्गेनेल्स। समझ आया? साइटोप्लाज्म का दो पार्ट है, एक हमारा क्या है? साइटोसोल्स है, और दूसरा हमारा क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। साइटोसोल्स क्या हुआ? जो लिक्विड पार्ट है जो कि ट्रांसपेरेंट दिखता है उसे ही हम लोग साइटोसोल्स बोल देते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स तो हमें पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपेयर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, बहुत सारे होते हैं। अब देखो, it contains 90% of water, some ions, biomolecules such as a mineral, sugar, amino acid, enzymes। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें 90% क्या मिलता है? सिर्फ वाटर मिलता है, सिर्फ पानी मिलता है, ठीक है। और कुछ अमाउंट में हमें आयंस मिलता है, बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि मिनरल्स हुआ, शुगर हुआ, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स भी मिलता है। लेकिन 90% उसमें क्या होता है? तो 90% उसमें हमारा वाटर होता है। समझ आया? एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन अ साइटोसोल। साइटोसोल्स के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? साइटोप्लाज्म के बारे में। ये हमारा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा साइटोसोल्स जो कि सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, और इसमें 90% हमारा वाटर होता है और कुछ आयंस होते हैं। फिर हमारा आयंस के साथ साथ क्या होता है? मिनरल्स रहता है, बायोमोलिक्यूल्स में मिनरल्स, सुगर्स, अमाइनो एसिड और एंजाइम्स होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? तो साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन यही होता है कि सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ना, तो मोस्टली अधिकतर जो रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। अधिकतर रिएक्शन कहाँ पे होता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और फॉर एग्जांपल कि मान लो यहाँ पे कोई प्रोटीन है, ठीक है, और इस ऑर्गेनेल्स को वो प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन हो या एंजाइम हो, उसकी भी हम जिसको ज़रूरत होता है वो कहाँ से जाता है? साइटोप्लाज्म से ही जाता है। समझ आया? और साइटोप्लाज्म के अलावा भी मान लो कि न्यूक्लियस में कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस रिएक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जिसके होने से हमारा रिएक्शन होता है, वो हमारा कहाँ से जाता है? तो साइटोप्लाज्म से ही जाता है। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक हमारा क्या है कि अधिकतर जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो कहाँ से होता है? तो वो हमारा कहाँ पे होता है? तो वो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है।
फिर सेल्स के पार्ट में मान लो किसी पार्ट में किसी प्रोटीन और एंजाइम की कमी है तो वो भी हमारा कहाँ से जाता है, तो हमारा साइटोप्लाज्म से जाता है। और साइटोप्लाज्म के अलावा और भी कहीं रिएक्शन हो रहा है, मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है या फिर न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को करवाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, तो वो रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है, तो साइटोप्लाज्म हमारा सप्लाई करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क टू मी। किसी को कोई डाउट है? साइटोसोल, हाँ, जैसे कि ये हमारा साइटोप्लाज्म हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे ना। तो साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है ना, तो जो इसका लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग साइटोसोल्स बोलते हैं। और अदर उसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनिज होते हैं। समझ आया? और किसी को कोई डाउट? साइटोप्लाज्म जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होता है ना, उस सारे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन के टाइम में रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर होता है सबको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन में अधिकतर रिएक्शन हमारा कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। थोड़ा बहुत ही न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये इसके मतलब न्यूक्लियस के अंदर होगा। अधिकतर हमारा किसके अंदर होता है, अधिकतर हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो एक फंक्शन हुआ कि मेटाबॉलिक रिएक्शन अधिकतर हमारा कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। गॉट इट? फिर हमारा क्या था कि मान लो कि साइटोप्लाज्म में रिएक्शन नहीं हो रहा, न्यूक्लियस में ही रिएक्शन हो रहा है, लेकिन किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए वहाँ पे रिएक्टेंट चाहिए ना, रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल को सप्लाई कौन करता है, वो न्यूक्लियस तक रॉ मटेरियल जाता कहाँ से है, तो वो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर से ही जाता है। ठीक है, और प्लस मान लो यहाँ पे कोई एंजाइम है, ठीक है, वो यहाँ पे ज़्यादा है, ये एंजाइम और प्रोटीन यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन इसमें कम है, ठीक है, तो इसको भी ये एंजाइम और प्रोटीन कहाँ से सप्लाई करेगा, तो हमारा साइटोप्लाज्म ही सप्लाई करेगा। यही 3 इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फंक्शन होता है। अब किसी को कोई डाउट? क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और बल्क दोनों। जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, एनर्जी को यूज़ करके, पैसे लगा के, ठीक है। और जब पैसे लगाते हैं तो कोई भी काम हम लोग, जैसे कि बिना पैसे का हम लोग सिंपल सा काम करवा रहे थे, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करवा रहे थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने पैसा यूज़ किया हम लोगों ने उल्टा काम करवाने लगा, लोअर से हायर कंसंट्रेशन में मूव करवाने लगा। ठीक है, तो एक्टिव में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में चीज़ों की मूवमेंट होती है, जहाँ पे ज़्यादा है वहीं पे जाएगा। पैसिव में क्या होता था, जहाँ पे कम होता था वहाँ पे जाता था, लेकिन एक्टिव में क्या हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा है वहीं पे जा रहा है, कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट हो रही है और एनर्जी यूज़ हो रहा है, और वहाँ पे पंप और कैरियर प्रोटीन्स भी यूज़ हो रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हमारे सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से क्या मूव करता है, तो सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखो सोडियम और पोटाशियम का पंप है जो कि एक एटीपी को यूज़ करके 3 सोडियम को सेल से बाहर करता है और 2 पोटाशियम को सेल के अंदर लाता है। ये हमारा क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें हम बड़ा मॉलिक्यूल्स जैसे फूड हो गया, लिपिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एनर्जी को यूज़ करके। समझ आया? यही हमारा क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। हाँ, एक हमारा क्या है, एक हमारा एंडोसाइटिस, मतलब मान लो कि फूड मॉलिक्यूल सेल्स के बाहर जाएगा अंदर आएगा, ठीक है, यही होगा ना। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या दिया है, लिपिड है, फूड पार्टिकल्स है, ये बड़ा कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, तो जो सेल्स के अंदर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, और जो बाहर आता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस।
समझ में आया? बल्क ट्रांसपोर्ट में अगर कोई भी चीज़ जब अंदर जाता है उसे क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अब जब बाहर आता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ये था इसका डिफरेंस। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है? फिर मैं पूछूं? बोलो। डेड होता है, सेल वॉल डेड ही होता है। सेल वॉल डेड ही होता है क्योंकि डेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और सेल वॉल का मेन काम ही होता है सेल को प्रोटेक्ट करना। और किसी को? नहीं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस ही होता है, हायर से लोअर, ठीक है। कभी कभी लोअर से भी हायर हो जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है जिसको मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पे एनर्जी यूज़ करते हैं। बोले नहीं, एनर्जी यूज़ होता है। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एटीपी। ओके, और किसी को कोई डाउट है? नहीं है? सुंदरम, come here. Come here. Come here. इजी सा क्वेश्चन। एक्टिव और पैसिव में, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? कम here. एक्टिव और पैसिव पैसिव में, हाँ। पैसिव में एनर्जी उसमें नहीं लग, एनर्जी नहीं लगेगा, और उसमें डायरेक्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगी, मूवमेंट होता है। और एक्टिव में उसमें एनर्जी रिक्वायर होगा, और उसमें हायर लोअर से हायर मूवमेंट। ओके, थैंक यू। अनुष्का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से हमारे सेल में किस चीज़ की मूवमेंट होती है? सोडियम और पोटेशियम की। और पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से? इस पैसिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से हमारे बॉडी में गैसेस, वाटर, बहुत सारे हैं, उसकी मूवमेंट होती है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।